हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। आज हम एक नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सेमेस्टर 3 की यूनिट 8 का टॉपिक है जीन सीक्वेंसिंग। यानी हम जीन को क्या करेंगे, सीक्वेंस उसकी पता करेंगे, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो डीएनए की सीक्वेंसिंग करेंगे। यहाँ पे जीन क्या होता है? जीन क्या होता है कि मान लीजिए ये डीएनए का सेगमेंट है, उसका कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट हमने स्टडी करना है, तो वहाँ पे सीक्वेंस क्या है उसकी, जी है, ए है, मतलब ग्वानिन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, या फिर क्या है, थाइमिन। तो यही चार होते हैं हमारे डीएनए के अंदर। तो इन्हीं चारों के बारे में हमको स्टडी करना है कि क्या सीक्वेंसिंग है, किसके बाद कौन आ रहा है। एक सेगमेंट डीएनए का है तो उसमें जी के बाद क्या है, ए है, सी है, टी है। ये हम एक डीएनए के अंदर कैसे जानते हैं कि कौन सा सेगमेंट या कौन सी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नेक्स्ट प्रेजेंट है, या पूरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग हम करते हैं इसकी मदद से। यानी कि हम जानते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है डीएनए में और किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। अभी हाल ही में यानी कि 2022 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था एक साइंटिस्ट को। आपको कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखना है कि कौन से साइंटिस्ट है जिसे 2022 में नोबेल प्राइज़ मिला है जीन सीक्वेंसिंग के लिए। इन्होंने नींदरथल की क्या की थी, जीन सीक्वेंसिंग। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जीन सीक्वेंसिंग होती क्या है। तो एक पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट में जब हम उसके न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट का पता करते हैं उसी को कहते हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग। यानी कि ग्वानिन है पहला, या पहला साइटोसिन है, या पहला एडेनिन है, तो जो भी होगा उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, तो क्या अरेंजमेंट है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की, यही हम जानने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक लैबोरेट्रिकल मेथड है, इसको हम लैब में परफॉर्म करते हैं और मशीन में रन करा करके, पीसीआर में रन करा के हमको पता चल जाता है कि क्या सीक्वेंसिंग है। ये दो तरीके से होती है, जो दोनों मेथड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल में स्टेप वाइज इनका क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे। मतलब क्या स्टेप किसके बाद हो रहा है उसको हम जानेंगे। तो मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पीसीआर के वीडियो को एक बार देख लें अच्छे से, ताकि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए। देन ये जो प्रोसेस होती है इसमें 4 बेस पेयर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल, बट हम यहाँ डीएनए की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो यहाँ थाइमिन ही रहेगा। देन हम देखेंगे कि दो तरीके से क्या होती है जीनोमिक सीक्वेंसिंग। दो मेथड जो हैं, वैसे तो बहुत तरीके से जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो सकती है, बट यहाँ पे हम मेनली दो मेथड्स की बात करेंगे जिससे क्या करने हैं, हम डीएनए सीक्वेंसिंग यानी कि जीन की सीक्वेंसिंग करने वाले हैं। जो पर्टिकुलर सेगमेंट हमको जो जानना है कि ये क्या इसकी सीक्वेंस है, उसकी हम स्टडी करने वाले हैं। तो दो मेथड से ये हो सकता है। एक जो दो साइंटिस्ट थे, मैक्सम और गिलबर्ट, तो पहला मेथड है हमारा मैक्सम और गिलबर्ट मेथड। ये जो दो मेन मेथड हैं जो ज़्यादा टाइम तक यूज़ हुए थे। स्टार्टिंग में मैक्सम और गिलबर्ट मेथड बहुत फेमस हुआ था। देन उसके बाद आए थे सेंगर और कोल्सन। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के भी क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था और ये मेथड ढूंढ के निकाला था। तो पहले हम बात करेंगे मैक्सम और गिलबर्ट केमिकल डिग्रेडेशन मेथड। मतलब केमिकल की मदद से हम उसको डिग्रेड कर देंगे हमारी सीक्वेंस को और फिर पता कर लेंगे कि क्या सीक्वेंसिंग हमारी प्रेजेंट है। देन सेंगर और कोल्सन, तो इस मेथड को हम सेंगर मेथड भी बोलते हैं, बस सेंगर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि मेन साइंटिस्ट यहाँ पे सेंगर थे और इनके अंदर जो बाकी साइंटिस्ट को वर्कर्स थे। और इन्होंने 1977 में ये क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था और पूरे मेथड बताए थे। तो दूसरा नाम है सेंगर कोल्सन डाई डीऑक्सी है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, बट यहाँ पे डाई डीऑक्सी का यूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी डीऑक्सी और डाई डीऑक्सी में डिफरेंस क्या होता है जब ये मेथड हम पढ़ेंगे। देन डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस मेथड। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं कि मैक्सम और गिलबर्ट केमिकल सिंथेसिस मेथड या केमिकल डिग्रेडेशन मेथड क्या होता है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट, पहले जो पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए ले लिया और पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए लेने के बाद क्या किया, इनका स्टडी किया, अलग अलग डिग्रेडेशन करके, क्लीवेज करके पर्टिकुलर सेगमेंट का, और स्टडी किया फिर कि क्या सीक्वेंसिंग होती है डीएनए की। डिग्रेडेशन करके कि एक बार एडेनिन को गायब किया, एक बार साइटोसिन को, एक बार थाइमिन को, और एक बार ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन, बारी बारी से एक एक को गायब करके पूरी सीक्वेंसिंग की। और कैसे की इसको हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप करते हैं डीएनए की क्लोनिंग। जो भी पर्टिकुलर सेगमेंट हमको डीएनए का चाहिए उसकी हम क्या कर लेंगे, क्लोनिंग कर लेंगे। ठीक है,
जैसे ये हमारा डीएनए है, ठीक है, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए है। अब डीएनए में से हमको क्या चाहिए, पर्टिकुलर यही सेगमेंट जो है इसकी स्टडी करनी है। अब इसी सेगमेंट की स्टडी करनी है तो यहाँ पे क्या न्यूक्लियोटाइडिक अरेंजमेंट होगी वो हमको पता करना है। तो इस डीएनए के हम क्या कर लेंगे, पहले तो इसको एक पर्टिकुलर सेगमेंट को कट करके आउट कर लेंगे। किसकी मदद से ये करने वाले हैं हम, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से इसको हम कट करके एक सीक्वेंस को बाहर निकाल लेंगे। फिर इस सीक्वेंस का क्या करने वाले हैं हम, इसको हम क्या कराएंगे, इसकी क्लोनिंग कर लेंगे, मतलब कॉपीज तैयार कर लेंगे। तो कॉपीज तैयार करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर रहे थे, पीसीआर मेथड का। व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब चेन के फॉर्म में पॉलीमर्स बहुत सारे सीक्वेंस हम इसकी कॉपी तैयार कर ले रहे हैं, जैसे ज़ेरॉक्स तैयार कर ले रहे हैं। यही सेगमेंट का जो हम क्या कर रहे हैं, कॉपीज तैयार कर ले रहे हैं। अभी हमें ये नोन नहीं है कि क्या सीक्वेंस यहाँ पे है, एडेनिन है पहले कि ग्वानिन है पहले, या क्या न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस है। ये हमको मान लीजिए इसके अंदर ये हो AGTCA, ठीक है, यही चीज़ जो है यहाँ पे था, इसी AGTCA, इसी का हम क्या बना रहे हैं, कॉपी बनाते जा रहे हैं, AGTCA, इसी की कॉपी यहाँ पे भी बना लेंगे। तो नंबर ऑफ कॉपीज इसकी हम पीसीआर से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो पीसीआर मेथड इसके पहले आपको पढ़ लेना है, जो कि मैंने एक और वीडियो में समझा रखा है, तो पहले आप उसे कंसिडर करिए। तो यहाँ पे पीसीआर करने के बाद हम नंबर ऑफ कॉपीज डीएनए की तैयार कर लेंगे। उसके बाद जब नंबर ऑफ कॉपीज तैयार हो जाएगी तो उसको हम एक 4 टेस्ट ट्यूब में उसको बांट देंगे। हर एक सेगमेंट में एक डीएनए का, हर एक टेस्ट ट्यूब में एक डीएनए का सेगमेंट हम डाल देंगे, जो कि हमने क्लोन करके तैयार कर लिया है। क्लोन उसके बाद पहले करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए था उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना देंगे हम। सिंगल स्टैंडर्ड बनाने के बाद क्या करेंगे, जैसे जब हम कॉपीज तैयार करने वाले हैं पीसीआर के अंदर, तो ये डबल स्टैंडर्ड तैयार होने वाली हैं, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड तैयार होने वाली है, क्योंकि डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड। अब ये डबल स्टैंडर्ड जब डीएनए तैयार होगा तो हमको उसमें से एक ही चाहिए, तो उसका हम क्या करते हैं, डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर। ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारी बॉडी के अंदर डीएनए डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है, ऐसा रहता है ना, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है। बट हमको अभी क्या चाहिए, कॉपी इसकी तैयार कर ली, खूब सारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड फॉर्म कर लिया। अब हमको बस एक सिंगल स्टैंड चाहिए, इसका एक टेम्पलेट स्टैंड हमको चाहिए इसका। 2 स्टैंड में से हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है। अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं हम, इसका डीनेचुरेशन, ये डबल स्टैंडर्ड थी डीएनए की, इसको हमने क्या कर लिया, सिंगल स्टैंडर्ड बना लिया, अलग कर लिया, डीनेचुरेशन कर लिया। एक स्टैंड इधर आ गई और एक कोडिंग और टेम्पलेट स्टैंड, तो अलग स्टैंड दोनों को कर लिया। डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर दे करके क्या किया, टेम्परेचर हाई किया, तो ये अलग अलग हो गई, सेपरेट हो गई। तो एक हम स्टैंड को ले लेते हैं, और कौन से स्टैंड को हम लेते हैं, टेम्पलेट स्टैंड की स्टडी करते हैं, तो टेम्पलेट स्टैंड को हम ले लेंगे। टेम्पलेट स्टैंड को लेकर के 4 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग डाल देंगे। तो हमने खूब सारी कॉपी डीएनए की तैयार की थी, हर डीएनए को अलग अलग करके, और एक स्टैंड दो स्टैंड में से एक स्टैंड को सारे टेस्ट ट्यूब में हम डाल देंगे अलग अलग, क्योंकि बहुत सारे डीएनए बनाए थे हमने, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए बना लिया था। एक ये कॉपी बनी थी, एक ये कॉपी बनी थी, सब में से जो ये वाला स्टैंड है वो 4 टेस्ट ट्यूब में हम बांट देंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये क्या करेंगे हम, हर टेस्ट ट्यूब में एक एक सेगमेंट ले लेंगे। फिर उसके बाद लेने के बाद क्या करेंगे हम, उसमें 4 टेस्ट ट्यूब में सेपरेट करने के बाद उसके अंदर कुछ केमिकल्स डालेंगे, जिसकी वजह से वो क्लीवेज करेगा पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का। तो हर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए अलग अलग केमिकल डालेंगे। तो 4 टेस्ट ट्यूब लिया, चारों में हमने जो डीएनए जिसकी स्टडी करनी है उसको डाल दिया, उसका टेम्पलेट स्टैंड सब में डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम कि उसका डाइमिथिल सल्फेट यानी कि डीएमएस सॉल्यूशन से क्या कराएंगे, ट्रीटमेंट। तो पहले टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे डीएमएस। तो डीएमएस क्या करता है, ये ग्वानोसिन के सीक्वेंस को टेस्ट ट्यूब में डिग्रेड कर देता है, यानी कि ग्वानोसिन पे जाकर के ये मिथाइलेशन कर देगा। पर्टिकुलर जो डीएनए का सेगमेंट है हमारा, मान लीजिए कि एक सेगमेंट है जिसमें क्या है, डीएनए ये है हमारा जो हमने डाला था टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स होंगी, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एनीथिंग, साइटोसिन, एडेनिन, ओके। तो अब यहाँ पे जितने भी बार ग्वानिन आएगा, ठीक है, जितने भी बार ग्वानिन आएगा उस पे ये जा करके क्या कर देगा, मिथाइलेशन कर देगा, सब जगह जा करके मिथाइलेशन कर देगा, यानी कि मैथिल ग्रुप को ऐड कर देगा, CH4 को ऐड कर देगा। ग्वानिन के ऊपर जितने भी ग्वानिन होंगे उसके ऊपर मैथाइलेशन हो जाएगा।
कब, जब हम इसके इस टेस्ट ट्यूब में DMS डाल देंगे, ठीक है। तो डाइमिथिल सल्फेट क्या करेगा, उस ग्वानिन सीक्वेंस में मिथाइल को ऐड कर देगा, जिससे क्या होगा, ये बाकी जो सेगमेंट है या बाकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उससे ये थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि इस ग्वानिन के ऊपर क्या है, मिथिल ग्रुप है। उसके बाद सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालेंगे, तो सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हम फॉर्मिक एसिड डालेंगे। फॉर्मिक एसिड क्या करता है, फॉर्मिक एसिड जब भी हम टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है, शुगर जो होती है हमारी, शुगर और न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है उसकी बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। अगर आप देखना चाहेंगे तो शुगर ऐसी दिखती है, ठीक है, दिस इज द शुगर, एंड ये क्या है हमारा, ये शुगर है, राइबोज शुगर, और ये हमारा क्या है, एडेनिन। ये एडेनिन है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, ये थाइमिन है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये जो एडेनिन और ग्वानिन है उसको हम क्या कहते हैं, प्यूरिन्स, और साइटोसिन और थाइमिन है उसको क्या बोलते हैं, पिरिमिडीन्स। तो पिरिमिडीन्स और प्यूरिन्स, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप कि AG मतलब एंजल, एंजल क्या होती है, प्योर सोल की होती हैं, तो प्यूरिन क्या है, एंजल। ए से क्या, ए से एडेनिन और G से ग्वानिन। बाकी जो दो बचते हैं वो क्या है, पायरिमिडीन। अब यहाँ पे इस बॉन्ड को क्लीव करने के लिए कौन यूज होता है, इसी बॉन्ड को क्लीव करने के लिए हम फॉर्मिक एसिड डाल रहे थे। तो फॉर्मिक एसिड इस बॉन्ड को ब्रेक कर देती है, और पर्टिकुलरली फॉर्मिक एसिड किस बॉन्ड को ब्रेक कर रही है, तो फॉर्मिक एसिड जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कहाँ गया, फॉर्मिक एसिड, हाँ, तो फॉर्मिक एसिड जो है वो किसके बॉन्ड को ब्रेक कर रही है, प्यूरिन्स के। प्यूरिन्स क्या है, A और G, तो एडेनिन और ग्वानिन के सीक्वेंस में इसको क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। देन हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट तीसरे में हम क्या कर रहे हैं, पायरिमिडीन को ब्रेक कराने हैं। पायरिमिडीन क्या थे, थाइमीन और साइटोसिन, तो थाइमीन और साइटोसिन के रिंग को तोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम एक और सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं जिसको बोल रहे हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का यूज कर रहे हैं फॉर द ब्रेकिंग ऑफ पायरिमिडीन, यानी कि पायरिमिडीन कौन सी है, तो पायरिमिडीन है हमारी साइटोसिन और थाइमीन, ठीक है। इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हम हाइड्राजीन का यूज कर रहे हैं। और जब चौथा टेस्ट ट्यूब है उसमें हम हाइड्रोजन के साथ साथ डाल देंगे NaCl, यानी कि कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। ये क्या करेगा, ये थाइमीन को ये भी क्या करता है, ब्रेक करता है, क्योंकि हमने इसमें हाइड्राजीन डाला है, तो हाइड्राजीन इन दोनों पे एक्ट करेगा, दोनों के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। बट यहाँ पे हमने NaCl डाल दिया, तो NaCl जो है वो साइटोसिन को कवर कर लेगा, और थाइमीन को कवर कर लेगा, और थाइमीन को टूटने नहीं देगा। तो थाइमीन NaCl ने कवर कर लिया। अब ये जो है हाइड्रोजन भाई साहब, ये इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इसका बॉन्ड प्रोटेक्टेड हो गया NaCl की वजह से, तो इसको ना तोड़ के बस साइटोसिन को चौथी टेस्ट ट्यूब में साइटोसिन ब्रेक होगा। तो जब हम NaCl के साथ हाइड्रोजन को डालेंगे तो बस साइटोसिन की क्लीवेज होगी, क्योंकि थाइमीन जो है वो NaCl के द्वारा प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा। तो हमने देखा कि DMS यूज हो रहा है ग्वानिन को हटाने के लिए, ग्वानिन की क्लीवेज करने के लिए। अब इसके बाद हम क्या देख रहे थे कि शुगर फॉस्फेट यानी कि प्यूरिन्स को ब्रेक करने के लिए, यानी प्यूरिन्स कौन है, ग्वानिन और साथ ही साथ एडेनिन, इन दोनों के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए फॉर्मिक एसिड डाल रहे हैं। देन उसके बाद हाइड्रोजन डाल रहे हैं फॉर CT, मतलब साइटोसिन और थाइमीन को ब्रेक करने के लिए, और NaCl के साथ चौथी टेस्ट ट्यूब में NaCl और हाइड्रोजन डाल रहे हैं, तो कौन ब्रेक हो रहा है, तब बस साइटोसिन जो है ब्रेक हो रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या क्या ब्रेक हो रहा है, यहाँ ग्वानिन एडेनिन दोनों ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ साइटोसिन और थाइमीन दोनों ब्रेक हो रहे हैं, और यहाँ पे बस क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे बस साइटोसिन ब्रेक हो रहा है। तो इसके बाद हम क्या डालते हैं, पाइपरडीन का सॉल्यूशन हम चारों टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। चारों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग जब हम इस पाइपरडीन के सॉल्यूशन को डालेंगे तो पाइपरडीन यहाँ पे क्या करता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ देता है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन को जब ये तोड़ देता है तो क्या होता है, और उसी बैकबोन को तोड़ता है जो मॉडिफाइड है। तो इसमें हम मॉडिफाई किसको कर रहे हैं, यहाँ साइटोसिन थाइमीन, यहाँ पे बस साइटोसिन, यहाँ पे ग्वानी, तो जो भी मॉडिफाई हुआ है, मैथिल ग्रुप लगा था ना, तो जो भी मॉडिफाइड हुआ है उसको ये क्या कर देगा, उसको ब्रेक कर देगा, उसका फॉस्फेट और क्या करेगा, फॉस्फेट और शुगर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, उसी ग्रुप का जो मॉडिफाइड हुए हैं अलग अलग केमिकल सॉल्यूशन में। फिर हम क्या करेंगे, इसको PCR में रन करा लेंगे हर सॉल्यूशन को, और क्या होगा उसके बाद इसकी स्टडी करेंगे, जीनोमिक सीक्वेंसिंग करेंगे। तो हम देखेंगे इसको कि कैसे ये प्रोसेस हो रही है, स्टेप वाइज देखेंगे।
ये हमने एक डीएनए सेगमेंट ले लिया, अभी हमें पता नहीं है कि ये क्या सेगमेंट है, कोई भी ये सेगमेंट हो सकता है। इन केस मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये सेगमेंट प्रेजेंट है। इसके बाद हम प्रोबिंग कर देंगे 5 प्राइम एंड पे। प्रोबिंग मतलब क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने जो डीएनए सेगमेंट लिया था उसको क्या किया हमने, क्या कर दिया, उसकी क्लोनिंग कर दी, डिग्रेडेशन कर दिया। उसके बाद एक टेम्पलेट पे फॉस्फेट लगा दिया, 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट लगा दिया। और फॉस्फेट भी कौन सा लगा रहे हैं, तो फॉस्फेट का आइसोमर लगा रहे हैं जो कि रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है, यानी कि P32 जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, रेडियो एक्टिवली फॉस्फेट को यूज़ कर रहे हैं। तो पहले में हम देख रहे थे, एक टेस्ट ट्यूब में हम ए और जी की क्लीवेज कर रहे थे, एक टेस्ट ट्यूब में हम ग्वानिन की क्लीवेज कर रहे थे, एक में साइटोसिन की क्लीवेज कर रहे थे और एक में साइटोसिन और थाइमिन की क्लीवेज कर रहे थे। तो अगर ये सेगमेंट होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी सेगमेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ सेगमेंट रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले में ए और जी गायब हो रहे हैं, एडेनिन और ग्वानिन गायब हो रहे हैं। तो पहला सेगमेंट मान लीजिए आपका जब ये था, अगर इस केस में हम बात कर रहे हैं कि सेगमेंट था ये, दिस इज द सेगमेंट, हमने ये लिया है सेगमेंट, अभी हमें सीक्वेंस पता नहीं है। हमने क्या किया, इसको पहले टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। पहले टेस्ट ट्यूब में किसकी ब्रेकिंग होगी, तो एडेनिन और ग्वानिन का क्लीवेज होगा। तो पहले केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ पे क्लीवेज हो सकता है, तो यहाँ पे एडेनिन कहाँ पे है, एडेनिन यहाँ पे है और एडेनिन यहाँ पे है। तो एडेनिन यहाँ पे है तो पहला है GCT, तो GCT आएगा और एडेनिन यहाँ से क्लीव हो जाएगा। दूसरा एडेनिन कहाँ पे है, तो दूसरा एडेनिन यहाँ पे है, तो GCTAC आएगा और उसके बाद अगला जो एडेनिन है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सॉरी, ये GCTACGT के बाद क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो एक सेगमेंट तो हमें यहाँ से मिलेगा कट होकर के और एक सेगमेंट हमको यहाँ तक मिलेगा कट होकर के, एक पूरा यहाँ तक मिलने वाला है और एक सेगमेंट हमको यहीं तक मिलने वाला है। तो ये दोनों सेगमेंट तो मिल गए। अब इसके बाद जो हम सेगमेंट देख रहे हैं कि ये वाला सेगमेंट भी हमको मिल रहा है GCTAC, यानी कि GCTAC, इसके बाद ग्वानिन गायब हो जा रहा है, यानी कि ग्वानिन का क्लीवेज हो जा रहा है। तो ग्वानिन का क्लीवेज होने के बाद यहाँ से ग्वानिन गायब हो जाएगा और यहाँ इसके पहले जो है हमको ये ग्रुप मिलने वाला है। इसके पहले हम देखेंगे कि ग्वानिन यहाँ पे भी तो क्लीव होगा, तो यहाँ पे भी एक छूट गया है 32 ग्वानिन, ठीक है। तो यहाँ से ग्वानिन गायब ही हो जाएगा, तब तो हमें कोई सेगमेंट ही नहीं मिलेगा, यहीं से क्लीवेज हो जाएगी। इसीलिए यहाँ नहीं लिखा था, क्योंकि कोई सेगमेंट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ग्वानिन गायब हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि देखा अलग अलग टाइप की सेगमेंट, पहले यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन दोनों गायब हो रहे हैं। तो ये 4 तरीके की हमको क्या मिल रही है, सीक्वेंसिंग मिल रही है इस साइज की। देन सेकेंड वाले केस में हम बस देख रहे हैं कि ग्वानिन गायब हो रहा है, तो पहले ग्वानिन यहाँ से गायब होगा तो हमको सीक्वेंस यहीं तक मिलने वाली है, यानी कि GCTAC, ठीक है, यहीं तक मिलने वाली है। तो ये सेगमेंट पहला ये मिलेगा। फिर ग्वानिन जो है आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग में है, तो यहाँ से क्लीवेज होगी तो पूरा ही ग्वानिन, पूरा ही सेगमेंट गायब हो जाएगा। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई सेगमेंट नहीं मिलने वाला है हमको, ग्वानिन स्टार्टिंग में ही है ना, तो वो गायब हो गया। देन तीसरे में हम देखेंगे कि साइटोसिन गायब हो रहा है। तो साइटोसिन कैसे गायब हो रहा है, तो साइटोसिन एक तो यहाँ पे है, तो यहीं से क्लीवेज हो जाएगी, बस हमको क्या मिलेगा, यहाँ से सारा निकल के चला जाएगा और ये बच जाएगा बस G, तो पहला सेगमेंट बन जाएगा G। दूसरे में हम फिर देखेंगे कि और कहाँ है साइटोसिन, तो यहाँ है साइटोसिन, मतलब यहाँ से आगे का सेगमेंट गायब हो जाएगा और मिलेगा क्या हमको, तो यहाँ से ये सेगमेंट मिलने वाला है GCTA, तो GCTA, ठीक है। जहाँ जहाँ साइटोसिन है वहाँ वहाँ क्लीवेज हो जा रही है। फिर तीसरे केस में हमको देखने को मिलेगा कि साइटोसिन और थाइमिन दोनों गायब हो रहे हैं। तो हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो इधर से अगर मान लीजिए चॉप कर रहा है, जो हमारा चॉपिंग है वो इस साइड से हो रही है, यानी क्लीवेज जो है इस साइड से हो रहा है, तो इन केस पहले साइटोसिन और थाइमिन की क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे गायब कर रहे हैं। तो पहला इधर से सीक्वेंस क्या आ रहा है, साइटोसिन और थाइमिन जहाँ आएगा वहीं पे क्लीवेज करनी है। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे थाइमिन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी क्लीवेज और ये हो जाएगा गायब। तो पहला सीक्वेंस हमको मिलेगा GCTACG, ठीक। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला क्या है, तो ये ना C है ना G है, फिर ये तो C है, मतलब यहाँ से क्लीवेज होगी, तो अगला सेगमेंट ये मिलने वाला है हमको क्या, GCTA, तो ये मिला है GCTA। फिर हम देखेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर हमको थाइमिन मिला, तो यहाँ से काट देगा, मतलब अब क्या मिलने वाला है GC। फिर आगे बढ़ा, फिर ये C आ गया, फिर इसको काट दिया, बचा क्या बस G। तो ऐसे 4 सीक्वेंस हमको मिलेगी।
जब ये अलग अलग सेगमेंट मिल जाएगी हमको, अलग अलग क्लीवेज कराने के बाद ये सेगमेंट्स मिल जाएंगी, फिर हम उसको पीसीआर में रन कर देंगे। जब पीसीआर में रन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज ये सेपरेट हो जाएंगी। फिर क्या होगा कि जैसे ये था, अब हम इसकी क्या करते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं। तो ये हमेशा जो जीन में सीक्वेंसिंग होती है, पीसीआर में क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जो सबसे छोटी बैंड होती है वो सबसे आगे चली जाती है और जो सबसे बड़ी बैंड होती है वो पीछे रह जाती है, बल्कि है वो पीछे रह जाती है, सबसे बड़े साइज की पीछे रह जाती है। तो यहाँ पे 3 सेगमेंट हैं, कितने हैं, 3। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितने हैं, 5। फिर यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर साइज दे विल गेट सेपरेटेड। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, तो सबसे छोटा है ये दोनों, एक सेगमेंट है जिसमें, तो 1 के इस पे कौन सा आ जाएगा, 3rd वाला जेल, और 4th वाले जेल में भी 1 सेगमेंट है तो यहाँ पे ये 1 वाले मॉलिक्यूलर साइज पे आ जाएगा। देन इससे छोटा 2 साइज का कौन सा है, तो 2 यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको, जी हाँ यहाँ दिख रहा है। तो यानी कि इसमें किसी में नहीं आएगा, बस 2 वाला सेगमेंट यहाँ पे आने वाला है, तो 2 आ जाएगा GC वाला यहाँ पे। देन 3 साइज का कहाँ दिख रहा है आपको, तो ये है, तो यहाँ पे पहले वाले टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा हमारा GCT, ठीक है। फिर 4 साइज का आपको दिख रहा है GCTA, तो 4 साइज पे आ जाएगा GCTA, और फिर 4 एक और बगल में आपको GCTA यहाँ भी मिल जाएगा। फिर 5 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लॉन्ग कहाँ है, यहाँ आ जाएगा। फिर 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो 7 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है तो यहाँ आ जाएगा, और 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है तो यहाँ आ जाएगा। ऐसे करके ये पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कर जाएगा। यहाँ आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया है 1 2 3 4। ऐसे इसकी साइज और बड़ी भी होती है तो और लॉन्ग जाता है, ठीक है। मिलियन ऑफ क्या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ पे अरेंज होते हैं, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में और बड़ी सीक्वेंसिंग जाती है। ये आपको समझाने के लिए छोटे सीक्वेंस को लिख करके समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले C और CT में आ रहा है, A नंबर पे C और CT में आ रहा है, तो क्योंकि C में आ रहा है और CT में भी आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे C ही रहा होगा, इसलिए हम क्या उतार दे रहे हैं, C। देखिए अगर यहाँ पे थायमीन होता तो थायमीन यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि साइटोसिन वाले में यहाँ पे बैंड आ रहा है, इसका मतलब ये कि सीक्वेंस क्या है, C है। देन सेकेंड सेगमेंट तो यहाँ पे किसी में भी सेकेंड वाले पे है नहीं, बस कहाँ पे है, C और T में। अगर C होता है यहाँ पे तो यहाँ भी C, यहाँ पे भी बैंड आती है हमारी, बट यहाँ बैंड नहीं आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, T है, तो ये क्या हो गया, T। देन 3rd वाले में कहाँ आ रही है, तो एडेनिन और ग्वानिन, तो अगर यहाँ पे भी आता तब वो होती ग्वानिन, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, बस किस में आ रहा है, इस वाले सेगमेंट में हमको देखने को मिल रहा है हमारा DNA का बैंड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एडेनिन ही है, अगर ग्वानिन होता तो यहाँ पे भी बैंड आती, इसका मतलब एडेनिन है तो दिस इज एडेनिन। देन यहाँ पे आ रही है सेगमेंट, यानी कि साइटोसिन है तभी यहाँ पे भी आ रही है, देन साइटोसिन। फिर ग्वानिन, अगर ग्वानिन है तभी यहाँ पे बैंड आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ग्वानिन। देन नेक्स्ट वन T है, अगर C होता तो यहाँ पे भी बैंड आता, यहाँ नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये T, थायमीन है। देन फर्स्ट वन कि एडेनिन है, अगर ग्वानिन होता तो यहाँ पे बैंड आती, साइटोसिन होता तो यहाँ बैंड आती, थायमीन होता तो यहाँ बैंड आती, बट यहाँ कौन सी बैंड आ रही है, एडेनिन की बैंड आ रही है, तो ये एडेनिन है। तो इस तरीके से हमको पूरी सीक्वेंस मिल जाती है जो स्टार्टिंग में हमने लिया था। अब आप देख रहे हैं कि ये सीक्वेंस जो है इसके कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करेगा। कैसे, आप देखोगे कि दिस इज ATGCATC, आप देख रहे हो कि ये जो है यहाँ से सेगमेंट उतर जा रहा है, क्या हो रहा है कि ये साइटोसिन है, ये किससे कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करता है, तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करता है ये ग्वानिन से, ठीक है। और फिर ये जो हम देख रहे हैं, ये जो सीक्वेंस आया है आपका, ये सीक्वेंस क्या आया है, देखिए ये सीक्वेंस आया है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये आया है हमारा क्या, एडेनिन, साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमीन, एडेनिन। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में आता है, तो दिस इज द 5 प्राइम एंड,
ये जो लिखा हुआ है 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में ऐसे है। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हम नहीं पता कर पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ग्वानीन जो है वहाँ क्लीव हो जा रहा है। तो जब ग्वानीन ही क्लीव हो जाएगा तो पहला, इसमें बस ये ड्रॉबैक था कि पहला न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हम नहीं पता कर पाते थे कि क्या है। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं कि CTA CGTA, तो यहाँ पे भी यही आ रहा है CTA CGTA। तो सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ पे हमको पता चल जाता है इससे कि क्या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इस DNA की रही होगी। इस तरीके से हमको इनके मेथड से, गिलबर्ट और मैक्सम के इस एक्सपेरिमेंट से हमको समझ में आ जाता है कि क्या सीक्वेंसिंग है DNA की। दूसरा मेथड है सेंगर और कोल्सन का मेथड। तो सेंगर और कोल्सन का मेथड थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, ऐसा ही है, बट थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे क्या हो रहा था, सेंगर और कोल्सन के एक्सपेरिमेंट में ये क्या ले रहे थे, 4 टेस्ट ट्यूब ले रहे थे। जैसा कि कैसा था, पहले मेथड में भी 4 अलग अलग सेपरेट टेस्ट ट्यूब ली गई थी। क्या किया था, पर्टिकुलर DNA सेगमेंट लिया जाएगा, DNA सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, कॉपीज बना दे रहे हैं। 4 कॉपीज हमने क्या कर ली, प्रिपेयर कर ली, जैसा कि पहले मेथड में भी हम कर रहे थे कि 4 कॉपीज हमने उस पर्टिकुलर DNA की तैयार कर ली। तैयार करके हम क्या करेंगे, उस DNA का, इसमें से टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही लेंगे, यानी कि डीनेचुरेशन करा के एक ही एक DNA सीक्वेंस हम क्या करेंगे, सब में डालेंगे। और ये DNA सेगमेंट जो है, ये DNA सेगमेंट का हमको पता करना है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कि क्या यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, पर्टिकुलर ये जो सेगमेंट है वही सेगमेंट की कॉपी बना के आप सब में डालोगे। आपको ये सेगमेंट का क्या पता करना है, इसका सीक्वेंस पता करना है। इसके बाद हम क्या डालते हैं इसमें, DDATP, DDCTP, DGTP और DDTP। तो यहाँ पे DD का मतलब है, अभी तक आपने डीऑक्सी सुना होगा, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट है। RNA में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन 2 प्राइम एंड पे कहाँ एब्सेंट होता है, वहाँ DNA में एब्सेंट होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बट यहाँ पे डाई डीऑक्सी है, यानी कि 2 कार्बन पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, डाई डीऑक्सी। एक बार अगर हम क्या करते हैं, इसको मॉलिक्यूलर व्यू में देखने की कोशिश करेंगे, तो दिस इज द DNTP नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एनी DNA। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन होते हैं। ठीक है, यहाँ कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कार्बन कितने होते हैं, यहाँ पे एक कार्बन है, एक, तो ये उसको बोलते हैं 1 प्राइम कार्बन है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, और ये हमारा चौथा कार्बन यहाँ पे, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इस कार्बन को हम देख रहे हैं कि कार्बन यहाँ पे क्या है, 3 फॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट बॉन्ड है, इसीलिए इसका नाम है ट्राईफॉस्फेट डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। कोई भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इससे अटैच हो सकता है। ये बेस मतलब क्या, एडेनिन होगा, या तो ग्वानिन होगा, या तो साइटोसिन होगा, या थाइमिन होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि C प्राइम कार्बन पे यहाँ पे OH होता है, कहाँ, किस कंडीशन में, इस राइबोस शुगर में OH होता है, तब ये RNA होता है। बट यहाँ पे अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाता है, जैसे कि DNA के केस में होता है, यानी कि डीऑक्सी, ऑक्सीजन एब्सेंट है, डी मतलब नहीं है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। अब यहाँ 3 प्राइम एंड पे जो ऑक्सीजन है, इसी से जो हमारा क्या होता है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बाइंड होता है। ये जो बेस है दूसरा, ये कैसे बाइंड होगा, इसी से नीचे बाइंड होता है। ये देखो आप, ये क्या है, एडेनिन और ये ग्वानिन। तो एडेनिन जो है ये इसी के मतलब इस वाले एंड पे, यहाँ पे इस कार्बन से आकर के दूसरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बाइंड हो रहा है। ये देख रहे हैं, इस ये क्या है, जिसे साइटोसिन, साइटोसिन का जो फॉस्फेट बॉन्ड है वो आकर के इस कार्बन के थर्ड कार्बन के OH ग्रुप को, ऑक्सीजन को हटा करके क्या हो रहा है, बाइंड हो जा रहा है यहाँ पे। फिर यहीं पे ये ऑक्सीजन हटा करके बाइंड हो रहा है दूसरा। इसके बाद अगली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इसी कार्बन की वजह से, इसी कार्बन के OH ग्रुप की वजह से अगली सीक्वेंस इसमें अटैच हो रही है। एडेनिन के बाद ग्वानिन क्यों अटैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे OH है था, तो OH के O के साथ यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड जो है ऐड हो जाता है, और यहाँ पे इसी तरीके से सीक्वेंसिंग हर जगह होती है। बट अगर हम क्या करें, इस OH ग्रुप को ही हटा करके ऑक्सीजन को ही निकाल दें, तो अब 2 कार्बन पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, यहाँ तो एब्सेंट ही OH, यहाँ से भी एब्सेंट हो जाएगा, इस पोजीशन से भी 3 प्राइम कार्बन से भी अगर गायब हो जाता है तो 2 ऑक्सीजन गायब हो जा रहे हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से, इसीलिए इसका नाम है DD, यानी कि डाई
डीऑक्सी, 2 ऑक्सीजन गायब हैं। डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है ना, तो ट्राइफॉस्फेट, इसी फॉस्फेट की वजह से जो डीएनए है वो निगेटिवली चार्ज होता है। देन हम पढ़ेंगे कि यहाँ हो क्या रहा था हमारे एक्सपेरिमेंट में। तो डी डी यहाँ पे एडेनिन का डाल दिया तो डी डी एटीपी, यानी कि डाई डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। फिर यहाँ पे डी डी सी टी पी तो डाई डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ डी डी जी टी पी डाई डीऑक्सी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, और इसी की तरह यहाँ पे डाई डीऑक्सी थाइमीन ट्राइफॉस्फेट। इन सब का एक एक सेगमेंट हम क्या करते हैं, डाल देते हैं सब में। फिर इसमें पॉलीमरेज कौन सा, क्योंकि डीएनए यूज कर रहे हैं तो डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं तो इसको चाहिए रहता है Mg+2 आयंस, तो Mg+2 आयन भी हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। साथ ही साथ क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, एक ऑप्टिमम पीएच पे ये डीएनए काम करेगा, तो वो पीएच मेंटेन करने के लिए भी बफर हम डाल देते हैं, ताकि वो पीएच मेंटेन रहे और हमारा डीएनए डीनेचर ना हो जाए किसी वजह से, और पूरा एक्सपेरिमेंट जो है हमारा ख़राब ना हो जाए, इसलिए पीएच मेंटेन करके रखते हैं। फिर ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहती है, जो हम पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट डाल रहे थे, वो सब में क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। ये डाल रहे हैं तो इसमें डाल क्या रहे हैं, एक हमारा डिजायर्ड डीएनए, और सब में हर सीक्वेंस में क्या डाल रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज, सब में टेम्पलेट डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज और प्राइमर डाल दे रहे हैं, और टैग पॉलीमरेज साथ साथ इसमें डाल देते हैं। तो टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, या पॉलीमरेज डाल देते हैं तो ये आगे इसको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को बाइंड करता है। अब न्यूक्लियोटाइड मतलब इससे क्या है, इसकी कॉपी तैयार करता है। यहाँ पे इसकी कॉपी जब तैयार होगी तो इसी के हम क्या करने वाले हैं, स्टडी। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, पॉलीमरेज चाहिए और टेम्पलेट और प्राइमर चाहिए। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट तो हम सब में डालेंगे, बट डिफरेंस क्या है, हम इसमें डी डी ए टी पी डाल रहे हैं, इसमें डी डी सी टी पी या कोई भी सी टी पी, यहाँ पे जी टी पी, यहाँ पे टी टी पी। तो सब में एक एक सेगमेंट हम इसका क्या डाल दे रहे हैं। अब इसका यूज़ मैं आपको आगे समझाऊंगी। ये पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट आप देख रहे हो कि सेम हमने लिया था जो हमारा डिज़ायर्ड है। इसकी सीक्वेंसिंग हमको पता करनी है, तो इसकी सीक्वेंसिंग होती कैसे है इसको मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। ये पर्टिकुलर कोई भी एक डीएनए सीक्वेंस हम ले लेते हैं। हमारा कौन सा, मान लीजिए सीक्वेंस है, कोई भी सेगमेंट आप लेकर के ट्राई करोगे अपने कॉपी पे साथ साथ, तो आप देखोगे कि सेम रिजल्ट आने वाला है। जो स्टार्टिंग में आपको मिला था वो सीक्वेंस आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या ले रही हूँ, कुछ भी ले लेती हूँ, थाइमीन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन। ओके, तो ये हमारा सेगमेंट क्या था, हमने ले लिया, और ये हमारा हो गया 3' एंड। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले रहे थे। 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेकर के पहले वाले में हम क्या देख रहे थे कि क्या डाला था हमने, तो पहले वाले में हमने डाल रखा था क्या, एटीपी। आपको याद रखना है, पहले में एडेनिन, दूसरे में साइटोसिन, गुआनिन और टी ले रहे थे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हर सेगमेंट में हम एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, और 5' कोई भी सीक्वेंस ले लेते हैं, ए जी सी सी, थाइमीन, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन। ओके, दिस इज द सीक्वेंस। हमने क्या ले लिया, पहले में हमने ले लिया था ए टी पी, ठीक है, डी डी ए टी पी। दूसरे में हमने ले लिया था डी डी सी टी पी। कोई भी ले सकते हैं लाइन से, क्योंकि सबको लेना है तो सारे क्या होंगे, एक एक बार क्लीव होंगे। अब यहाँ पे ले रहे थे डी डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा टी टी पी। अब हम क्या कराएंगे, इसकी क्या कराते हैं, पेयरिंग। तो एडेनिन किससे बॉन्ड करेगा, एडेनिन हमारा बॉन्ड करेगा, एडेनिन थाइमीन से बाइंड करेगा डबल बॉन्ड से। यहाँ पे एडेनिन ले रहे हैं तो याद रखिएगा कि एडेनिन किससे बाइंड होता है, तो थाइमीन से। जैसे ही थाइमीन आएगा यहाँ पे क्लीवेज होगा। तो ये ए था तो टी से बाइंड करेगा, देन ग्वानिन है साइटोसिन से, साइटोसिन है तो साइटोसिन ग्वानिन से बाइंड करेगा, देन ग्वानिन, देन एडेनिन, थाइमीन है तो एडेनिन से बाइंड करेगा। एडेनिन जो बाइंड होगी यहाँ पे क्या है, डी डी ए टी पी डाल रखा है ना हमने, तो यहाँ पे डी डी ए टी पी जो होगी उसका ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन गायब होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास ऐसा डीएनए सेगमेंट हमको मिल जाएगा जो कि आगे बाइंड ही नहीं कर पाएगा। आगे इससे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन कैसे बाइंड होंगे जब इसका ऑक्सीजन ही गायब था, तो यहीं पे इसकी क्लीवेज हो जाएगी।
देन अगर मान लीजिए ये हमारा DDATP है, साथ में हमने DNTP भी डाला था, यानी कि DATP अगर ऐसे नॉर्मल ATP यानी कि नॉर्मल एडेनिन बाइंड होता है तब तो ये सीक्वेंसिंग आगे कंटिन्यू होगी। अगर नॉर्मल नहीं बाइंड होता है तब तो यहाँ पे रुक जाएगी। अगर मान लीजिए नॉर्मल बाइंड होता है तो उस केस में क्या बनता, CAGG, फिर एडेनिन, फिर नेक्स्ट सेगमेंट हमारा क्या है, एडेनिन है तो थाइमीन बाइंड होगा। एडेनिन यहाँ पे देख रहे हैं कि TCGGA, देन एडेनिन है तो एडेनिन से क्या, थाइमीन बाइंड होगा। देन थाइमीन है तो वापस से हमारा एडेनिन हो सकता है कि नॉर्मल ना बाइंड होकर के ये वाला बाइंड हो जाए और यहीं पे क्लीवेज हो जाए। देन हमारा क्या हो सकता है, ये सीक्वेंस जो है वो फिर से अगर इससे नॉर्मल एडेनिन बाइंड होता है तब तो ये क्या होगा, यहाँ तक नॉर्मल एडेनिन अगर बाइंड होता है तब तो ये ऐसा रहेगा। फिर ग्वानिन से क्या बाइंड होगा, साइटोसिन, और उसके बाद फिर साइटोसिन, और उसके बाद एडेनिन है, एडेनिन से क्या बाइंड हो जाएगा, तो हमारा थाइमीन, और फिर साइटोसिन है, साइटोसिन से ग्वानिन बाइंड हो जाएगा। इस तरीके से हमको सेगमेंट मिल जाएंगे। दूसरे केस में क्या होगा, यही सेगमेंट हमारा क्या होगा, रन करेगा। कैसे, तो अगर हम इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे साइटोसिन यानी कि ग्वानिन जहाँ जहाँ पे है, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमें हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे भी ग्वानिन है तो एडेनिन 5 प्राइम एंड। देन एडेनिन के बाद क्या बाइंड होगा, ग्वानिन, तो ग्वानिन जब बाइंड होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो ग्वानिन है पर्टिकुलरली ये किससे बाइंड होता है, साइटोसिन से, क्योंकि साइटोसिन हमारा यहाँ पे क्या है, DD है, मतलब डाईऑक्सी है, तो अगला इससे बॉन्ड जुड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। देन अगर ये नॉर्मल साइटोसिन इससे बाइंड हो जाता है दूसरे केस में तो क्या होगा, तो यहाँ पे साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन, थाइमीन है तो थाइमीन के साथ एडेनिन, देन एडेनिन है, थाइमीन, देन फिर क्या है, थाइमीन यानी कि एडेनिन, देन ग्वानिन है तो ग्वानिन फिर से आ गया हमारा, यानी कि यहाँ पे ही बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी। अगले केस में हम क्या करेंगे, फिर से हमारा CGGATAC, और अगला बॉन्ड क्या आ जाएगा हमारा, फिर यहाँ से AC। अब यहाँ पे फिर से क्लीवेज हो जाएगी, ये क्लीवेज यहाँ पे हो सकती है। फिर अगला एक नॉर्मल स्ट्रैंड जो है पूरा इसका कोडिंग करके यहाँ पे आ जाएगा, अगर यहाँ पे नॉर्मल कार्बन बाइंड हुआ होगा तो। इस वाले केस में भी ये पूरा हमने सीक्वेंसिंग कर दी थी, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर इस वाले केस में क्या होगा, ग्वानिन यानी कि साइटोसिन जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोसिन से क्या होगा, यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी। तो यहाँ पे पहला हमको क्या मिल जाएगा, तो एक एडेनिन, एडेनिन किससे बाइंड करेगा, एडेनिन बाइंड करेगा थाइमीन से, थाइमीन से बाइंड करेगा, यहाँ पे भी क्या बाइंड करेगा, थाइमीन से। दूसरा ग्वानिन है, ग्वानिन किससे बाइंड करेगा, साइटोसिन से, साइटोसिन ग्वानिन से बाइंड करेगा। अब ग्वानिन क्या हो सकती है, यहाँ पे डाईडीऑक्सी वाली बाइंड हो सकती है, और यहीं पे चेन का क्या हो जाएगा, क्लीवेज। दूसरा क्या हो सकता है कि 5 प्राइम एंड है, उसके बाद यहाँ पे बाइंड हो रहा है थाइमीन, देन ग्वानिन से बाइंड होगी साइटोसिन, साइटोसिन उसके बाद ग्वानिन। अब यहाँ पे फिर ये ग्वानिन है, अगर यहाँ पे फिर ऐसा आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देन यही चीज़ अगर यहाँ आगे कंटिन्यू होगी तो लास्ट तक ये क्या होंगे, उतरेंगे, इसकी पेयरिंग करेंगे और लास्ट में ये बॉन्ड हो जाएगा क्लीव, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक मैं करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये TTP है तो एडेनिन स्टार्टिंग में ही क्या होगा कि इसको ATP यानी कि थाइमीन से बाइंड करना है, 5 प्राइम एंड है, एडेनिन है, थाइमीन से बाइंड होगा, क्योंकि थाइमीन यहाँ पे बॉन्ड क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, सीक्वेंसिंग। दूसरा हमको क्या मिलेगा, एडेनिन यहाँ मिलेगा, तो हम हमारी जो बॉन्ड है वो कैसे बनेगी, ऐसे, एडेनिन का थाइमीन, ग्वानिन का साइटोसिन, साइटोसिन की ग्वानिन, देन अनदर ग्वानिन, देन थाइमीन, थाइमीन का एडेनिन, देन एडेनिन का क्या हो जाएगा, थाइमीन। तो थाइमीन यहाँ पे डाईडीऑक्सी वाला हो सकता था, तो ऐसी सीक्वेंस मिलेगी हमको। अब इसको हम क्या कराएंगे कि जब इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे तो 4 वेल्स बना लेंगे, 4 वेल्स बना करके इसमें क्या करा देंगे, हम इस सीक्वेंस को रन करा देंगे। जब इस सीक्वेंस को रन कराएंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि बैंड मिलेंगी हमें, तो बैंड अकॉर्डिंग टू देयर साइज ये क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। तो अगर इन यहाँ पे सबसे छोटा जो है एक सीक्वेंस का क्या है, थाइमीन, तो यहाँ पे हमको बैंड मिलेगी थाइमीन के सीक्वेंस पे। तीसरे वाले में हमने क्या डाला था, तीसरे वाले में GTP डाला था, तो हमको यहाँ सेगमेंट मिल रही है। चौथे वाले में हमने थाइमीन डाला था, तो थाइमीन में हमको सेगमेंट यहाँ मिलेगी। तो जैसे ही हमको नंबर 1 पे सेगमेंट मिलेगी तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये सीक्वेंस क्या है, थाइमीन का। फिर उससे बड़ी 2 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की कहाँ पे है, तो थर्ड वाले में, सेकंड वाले में है, तो यहाँ पे
2 पे मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे क्या है, यानी यहाँ पे साइटोसिन जो है प्रेजेंट है। तो इसके बाद हमारा सीक्वेंस क्या है, साइटोसिन। देन हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा अकॉर्डिंग टू द साइज ये सेपरेट हो जाएगा। अब क्योंकि ये थाइमीन है, देन हमारा साइटोसिन है, देन 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लॉन्ग क्या है हमारा, ये वाला सेगमेंट, यानी कि यहाँ पे हमने क्या डाल रखा था, तो यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ सेगमेंट मिल रहा है तो ये होगा जी, क्योंकि 3rd टेस्ट ट्यूब में मिल रहा है तो जी। अब 4th टेस्ट ट्यूब में हमें कहाँ मिल रहा है, तो 4th न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लॉन्ग कौन सा है हमारे, ये 5 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लॉन्ग है। ऐसे 4 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाला यहाँ 3rd पे लॉन्ग है, इसका मतलब यहाँ पे एक और सेगमेंट है यानी कि जी। अब आप देख रहे हैं कि थाइमीन जो है वो किससे बॉन्ड बना रहा है, तो थाइमीन बॉन्ड बनाता है हमारा पेयर किससे बनाता है, थाइमीन एडेनिन से, तो दिस इज एडेनिन। देन साइटोसिन ग्वानिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, ग्वानिन साइटोसिन से। इसी तरीके से हमें पूरी सेगमेंट चेन की मिल जाएगी और ये नीचे 5 प्राइम से लेकर के ऊपर 3 प्राइम तक एंड हमें ये सीक्वेंस मिलती है। और हम इसका कॉम्प्लीमेंटैरिटी समझ जाते हैं कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वही चेन हमारे सीक्वेंस में प्रेजेंट होगी, जैसे कि ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। अब ऐसे जैसे सीक्वेंस आएगी थाइमीन, तो थाइमीन का क्या होगा, एडेनिन, यानी कि यहाँ पे सीक्वेंस में हमारी क्या प्रेजेंट होगी, एडेनिन। ये ग्वानिन से बाइंड करेगा, ये साइटोसिन से, ये साइटोसिन से, तो हमको समझ में आएगा कि ये सेगमेंट क्या है, एडेनिन है पहला, फिर दूसरा ग्वानिन है, तीसरा साइटोसिन है, चौथा भी साइटोसिन है, फिर 5 नंबर थाइमीन। तो आप देख रहे होंगे कि थाइमीन वाला यहाँ पे है, तो 5 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमको लॉन्ग मिल रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे थाइमीन वाले में यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है अगला सीक्वेंस। ये ऐसे ही करके पूरी सेगमेंट हमको मिल जाएगी डीएनए की 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे तो इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, जीन सीक्वेंसिंग कर क्यों रहे हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कर क्यों रहे हैं, तो क्योंकि हमको डीएनए की सेगमेंट का पता लगाना है। व्हाट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए हियर, तो डीएनए की सेगमेंट का पता लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ मान लीजिए कोई म्यूटेशन हो गया है, कोई डिजीज़ हो गई है, तो उसके लिए भी इसका यूज़ करते हैं। अगर हम जहाँ देखेंगे कि डीएनए की सेगमेंट में 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोई भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज आया, तो हम इसको पहले वाले डीएनए सेगमेंट से, जब पर्सन ठीक था तो उसकी सेल से हम मैच करके देख लेंगे। या मान लीजिए यहाँ पे किसी को क्या हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है, यहाँ से जो सेल निकालेंगे, इसका जो सेगमेंट सेल से निकालेंगे, डीएनए को रन कराएंगे, पीसीआर करने के बाद क्या करेंगे हम इसकी रन कराएंगे इसका सेंगर या कोल्सन मेथड से, सेंगर कोल्सन मेथड से हम जब करा लेंगे जीन सीक्वेंसिंग, तो हमको पूरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता चल जाएगी आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मल सेल के डीएनए से मैच करा के देखेंगे। तो नॉर्मल सेल से हम मान लीजिए ये सेगमेंट थी हमारी ग्वानिन एडेनिन थाइमीन एडेनिन साइटोसिन, और दूसरी सेगमेंट मान लीजिए क्या है, ग्वानिन एडेनिन थाइमीन साइटोसिन एडेनिन साइटोसिन। आप देख रहे हो कि ये सेगमेंट जो डीएनए की है वो चेंज हो गई। इसका मतलब जो नॉर्मल सेल है उससे ये म्यूटाजेनेसिस शो कर रहा है, मतलब इसमें म्यूटेशन हो गया है, ये थाइमीन की जगह साइटोसिन यहाँ पे आकर के बाइंड हो गया। इसका मतलब ये नॉर्मल सेल नहीं है, इसमें म्यूटेशन हो गया। तो हम म्यूटेशन का भी पता कर सकते हैं जीन सिक्वेंसिंग से कि क्या किसी सेल में म्यूटेशन हो गई है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या उस पर्सन को कोई पर्टिकुलर बीमारी तो नहीं हो गई है, म्यूटेशन हो गया यानी कि ट्यूमर कॉज हो सकता है वहाँ पे। देन और क्या पता कर सकते हैं हम, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का पता करके हम प्रोटीन की सिंथेसिस में चेंज ला सकते हैं। मान लीजिए हमको पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट था जिससे हम पता कर ले रहे हैं कि इस डीएनए से, इस सेगमेंट से हमको ये प्रोटीन मिल रही है, बट हमको दूसरी प्रोटीन बनानी है, तो हमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज करेंगे तो हमको दूसरी प्रोटीन का सीक्वेंस मिलेगा। तो इससे हम प्रोटीन सीक्वेंस को सिंथेसिस करने के लिए डीएनए सेगमेंट को चेंज कर सकते हैं, या रिक्वायर्ड आरएनए बना सकते हैं जिससे रिक्वायर्ड प्रोटीन बनेगी। देन हम मैपिंग कर सकते हैं, जीनोमिक मैपिंग कर सकते हैं। तो जीनोमिक मैपिंग अभी हाल ही में हुई थी जिसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। फिर नोबेल प्राइज़ मिला था, उन्होंने नींदरथल की क्या कर दी थी, जीनोमिक सीक्वेंस, जो बहुत साल पहले मर चुके हैं। तो हम ये सोचते थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि डीएनए कंटामिनेट हो गया होगा। तो डीएनए कंटामिनेशन की वजह से हम उसका प्रॉपर सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते थे, बट उन साइंटिस्ट ने करके दिखाया और उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, मतलब 2 इंसानों के डीएनए को हम मैच करके बता सकते हैं कि क्या वही डीएनए है कि नहीं। तो क्रिमिनल साइड से कोई हमको मान लीजिए रिक्वायर्ड ब्लड सैंपल मिल रहा है, उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं और
जिस पर्सन पे शक है हमको उसका डीएनए सेगमेंट लेंगे और दोनों की सीक्वेंसिंग कर देंगे। अगर सेम पर्सन का डीएनए होगा तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मैच कर जाएंगी, तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ यही क्रिमिनल है, यही जो है उस साइट पे प्रेजेंट था, क्रिमिनल साइट पे उस दिन प्रेजेंट था, उसी का ब्लड वहाँ पे पाया गया था। और अगर सीक्वेंस नहीं मैच करता है, मतलब कि वो जो डीएनए जो हमको क्राइम सीन पे मिला था और जो पर्टिकुलर पर्सन जिस पे शक किया जा रहा है वो दोनों अलग अलग हैं, तभी इन दोनों का डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है। तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस थे। इस प्रोसेस को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो वापस रिपीट पे देखिएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है मुझे पता है, बट आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। इसी के साथ ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन, थैंक यू।